हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल 24 फनी स्टोरी में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। लेकिन वह अब मुझ पर हाथ भी उठाने लगी है। कभी मेरे माता पिता, यहाँ तक कि दादी ने भी मुझ पर हाथ नहीं उठाया, और चाची जब मुझ पर हाथ उठाती है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। अपनी बेटी की बात सुनकर मुझे उसकी चाची पर इतना गुस्सा आया कि मन कर रहा था कि अगर वह मेरे सामने होती तो मैं उसे सजा दूं, मगर मैं इतनी दूर रहकर कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन फिर भी मैं अपनी बेटी को बताया कि अब तुम्हें उसके अत्याचार ज्यादा सहने की जरूरत नहीं है। अगले हफ्ते में अपने पास बुला, यह खबर सुनकर बहुत खुश हुई थी और उसने कहा था, मम्मी जल्द से जल्द आपके पास आना चाहती हूँ, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। अगर एक हफ्ते की बात है तो मैं खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करती रहूंगी। एक हफ्ता गुजर चुका था। मेरे मालिक ने टिकट करवा दिया जो मैंने अपनी बेटी को भिजवा दिए थे। मेरी बेटी वहां से फ्लाइट में बैठ चुकी थी। अब मुझे उसके यहाँ आने का इंतजार था। यहाँ की फ्लाइट सुबह 11 बजे की थी, इसलिए मैं अपनी बेटी को लेने के लिए एयरपोर्ट पर चली गई। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मुझे तसल्ली हो गई थी कि अब मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने रहेगी। उसे किसी भी तरह की तकलीफ का सामना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ रहने का इंतजाम भी हो चुका था और मेरी सैलरी भी अच्छी खासी थी। मैं यहाँ रहते हुए अपनी बेटी का अच्छी तरह से ख्याल रख सकती हूँ। मैं अपनी बेटी के बाहर आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन मेरी बेचैनी उस समय बढ़ने लगी जब सारे पैसेंजर बाहर आ चुके थे। लेकिन मेरी बेटे आलम का कुछ पता ही नहीं था। मुझे उसकी फिक्र होने लगी। मैंने वहाँ के स्टाफ से कहलवाया कि मेरी बेटी अभी तक बाहर नहीं आई, तो वह कहने लगे कि इस फ्लाइट के सारे पैसेंजर बाहर आ चुके हैं। मैं बहुत परेशान हो गया था। आखिरकार मेरी बेटी दिल्ली से मुंबई अकेले आ रही है, पढ़ी लिखी समझदार है, आराम से यहाँ तक आ सकती है। मैंने उसको पूरे एयरपोर्ट पर कर लिया, वह मुझे कहीं भी नहीं मिली। मैं काफ़ी देर तक वहाँ पर अपनी बेटी का इंतजार करने लगी। कई फ्लाइट आई और पैसेंजर उतरे और चली गई, मगर मेरी बेटी का पता ही नहीं चला। आ गई तो मैंने मदद के लिए अपने मालिक को वो एयरपोर्ट के अंदर वाले हिस्से में चले गए थे। कुछ देर के बाद जब वहां से वापस आए तो कहने लगे कि वह लड़की तो एयरपोर्ट पर फ्लाइट में बैठकर आई थी और यहाँ से जा चुकी है। ये सुनने के बाद मेरे होश उड़ गए। आखिर मेरी बेटी मुंबई पहुंची चुकी थी, तो फिर वह कहाँ चली गई? क्या वह मुझे दिखाई नहीं दी या फिर मैं उसे नहीं देख पाया? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने मालिक से कहा, जब वह फ़्लाइट से यहाँ एयरपोर्ट पर उतरी तो वह ज़रूर इसी शहर में होगी, हमें उसे तलाश करना होगा। मैंने अपनी बेटी का मोबाइल नंबर लगाया तो स्विच ऑफ जा रहा था। इससे पहले मैं उसे सारी बात बता देते अच्छी तरह से उसे फ़ोन पर समझा चुके थे। मैंने उससे कहा कि जब तुम एयरपोर्ट पर आओगी मैं एयरपोर्ट के बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रही होंगी, मगर न जाने वो कहाँ। मेरा दिल तो अपनी बेटी के लिए ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। मुझे लग रहा था कि ज़रूर मेरी बेटी के साथ कुछ गलत हो रहा है। मैंने मालिक से कहा, मालिक किसी भी तरह से मेरी बेटी को ढूंढो। मालिक बहुत ही अच्छा इंसान था। वह मुझे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गया। वहाँ जाने के बाद उसने मेरी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख पाई। पुलिस को हमने मेरी बेटी की फ़ोटो भी दे दी ताकि उन्हें मेरी बेटी को तलाश करने के लिए परेशानी ना हो। 6 घंटे इसी तरह से गुजर गए थे जब अचानक से पुलिस की कॉल आई और पुलिस वालों ने बताया कि आलम नाम की लड़की एयरपोर्ट पर से निकलकर टैक्सी में बैठ गई और वह टैक्सी एक हादसे का शिकार हो गई। ये बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मुझे एक अस्पताल में ले जाया गया। मेरा तो शरीर कांप रहा था, बुरा हाल था। मैं सोच रहा था कि मैंने क्यों अपनी बेटी को यहाँ बुलाया।
मुझे एक लड़की की लाश के पास लेकर जाया गया। पुलिस को शक था कि यह मेरी बेटी का ही शव है। मैंने जैसे ही लाश का चेहरा खोलकर देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उस लड़की का चेहरा बुरी तरह से जल हुआ था, जबकि हाथ पैर भी बुरी तरह से जल चुके थे। जो सामने उस टैक्सी से मिला था वह सामान मुझे दिखाया गया था। वह सामान देखकर मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि जो बैग मेरी बेटी लेकर आई थी वह मेरी बेटी का ही बैग था और उसके अंदर मौजूद कपड़े भी मेरी बेटी के ही थे। मैं अपनी बेटी की याद में हर वक्त रोती रहती थी। मुझे अफसोस होता था कि मैंने अपनी बेटी को यहाँ बुलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती तो मेरी बेटी से भी हुई थी, जो यहाँ आते ही टैक्सी में बैठ गई थी और उसने मुझे एयरपोर्ट पर तलाश करने की कोशिश नहीं की। हालांकि एयरपोर्ट पर फ़्लाइट के आने से पहले ही मैं पहुँच गई थी। इस कड़े समय में मालिक ही मेरा बहुत बड़ा हमदर्द साबित हुआ था। कहने लगा, किस्मत में शायद यही लिखा हुआ था, तुम सब कुछ भूलकर आगे बढ़ो। मगर मैं इतनी आसानी से सब कुछ कैसे भूल सकती थी। धीरे धीरे मुझे मेरा पूरा परिवार दूर जा चुका था। पहले मेरे पति चले गए, फिर मेरी सास माँ और फिर बेटी भी नहीं रही थी। मालिक कहने लगा कि हर चीज़ तुम्हारी बेटी के लिए अनजान थी, इसलिए वह मासूमियत से टैक्सी में बैठ गई और शायद उसकी मौत इसी तरह से लिखी हुई। मेरे लिए यह गम कोई छोटा नहीं था। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। सबसे ज़्यादा दुख मुझे अपनी बेटी की मौत का ही हुआ। हालांकि पहले मेरी माँ और पति भी मर चुके थे। मुझे उनकी मौत का इतना दुख नहीं हुआ था जितना कि अपनी बेटी की मौत पर हो रहा था। मेरी बेटी कितनी खुश थी जब मैंने उसे बताया कि मैं उसे अपने पास बुला रही हूँ। मेरे मालिक ने मेरी सैलरी बढ़ा दी थी, वो भी मेरी बहुत मदद कर रहे थे। ये खबर जब मैं अपने देवर को फ़ोन पर बता रही थी तो मेरे देवर मुझे ही कोसने लगा और कहने लगा कि यह सब आपकी लापरवाही। भला कौन दूसरे देश में अपनी जवान बेटी को अपने पास बुलाता है, जबकि आप खुद काम करने के लिए वहाँ गए थे। मुझे बहुत समय लगा था संभालने में, मगर मैं आज भी अपनी बेटी को बहुत याद करती हूँ। हालांकि इस हादसे को धीरे धीरे 4 साल हो चुके हैं। मैंने दोबारा अपने घर जाने की कोशिश नहीं की। आखिर मेरा वहाँ पर था ही कौन, एक छोटा देवर जो सिर्फ नाम का भाई था। समय के साथ साथ मैंने खुद को इतना काम में बिजी कर लिया कि मेरी अच्छी खासी तरक्की हो रही थी। 4 साल इसी तरह से गुजर गए जब मुझे कंपनी ने एक एड्रेस पर 20-30 लोगों का खाना बनाने के लिए भेजा। मैं जैसे ही उस एड्रेस पर पहुंची तो डोरबेल बजाते हैं। वहाँ एक 15 साल का बच्चा बाहर निकल कर आता है। उसने कहा, बताइए क्या काम है। तो मैंने कहा, बेटा घर में आपके पापा मम्मी होंगे, उन्हें कहिए कि RS कंपनी से आए हैं। मैं बच्चों और अपने घर के वो बच्चा अपने घर के अंदर चला गया। कुछ देर बाद ही आदमी बाहर आया जिसमें हमें कॉल करके बुलाया था। फिर मैं अपना सामान लेकर घर के अंदर चली गई, अपने काम में लग गई। उन्होंने मुझे सारा काम बता दिया था कि किस तरह से होना है। 1 घंटे में लगभग काफ़ी लोगों का खाना बन चुका था। थोड़ी देर के बाद वह आदमी मेरे पास आया और कहने लगा, अभी काम रोक दो, चाय बनी है, चाय पी लेना। वो आदमी अच्छे बिहेवियर का लग रहा था। वहाँ के लोग खुशी खुशी कभी हमें पैसे ज़्यादा दे दिया करते थे तो कभी कभी हमें चाय या कोल्ड ड्रिंक पिला दिया करते थे। मैं जवान और खूबसूरत लड़की चाय की ट्रे लेकर आई। इस लड़की को देख थी मेरा सर बुरी तरह से चकरा सा गया था। यह कैसे हो सकता है? मेरी बेटी तो जिंदा थी। मैं सब कुछ भुलाकर अपनी बेटी के करीब चला गया। मैंने कहा, मेरी बेटी, तुम ठीक हो? तुम यहाँ कैसे? मेरी आंखों में अपनी बेटी को देखकर आंसू आ गए। इतनी ही देर में वह आदमी मेरे पास आके कहने लगा, ये क्या बदतमीजी है, मेरी पत्नी के पास से पीछे हटो। वो मेरी बेटी ही थी, वह इसकी पत्नी कैसे हो सकती थी? यह एक ज़्यादा उम्र का आदमी था, जबकि मेरी बेटी तो कम उम्र की थी। अपनी बेटी को अच्छी तरह से पहचान सकता था। यह बेटी मेरी ही थी। भला कोई माँ अपनी औलाद को कैसे भूल सकती है?
वो आदमी इसे वंदना कहकर पुकार रहा था। कहने लगा, वंदना तुम अंदर चली जाओ। मैंने कहा, यह मेरी बेटी है, तुम मेरी बेटी से मुझे दूर नहीं कर सकते। मेरी पत्नी को अपनी बेटी कहा। मेरी पत्नी का इस दुनिया में आगे पीछे कोई भी नहीं है और मेरी शादी को 16 साल हो गए। देखा नहीं, 15 साल का बच्चा है, यह हम दोनों का ही है। उसे बच्चे को देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। क्या यह सच? आलम घबराई हुई कमरे से बाहर चली गई। मैंने इस आदमी से गुस्से से कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, यह मेरी बेटी है, तुमने मेरी बेटी को किडनैप किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इस आदमी ने मुझे धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल दिया। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि यह मेरी बेटी है। मेरी आंखें उसे धोखा नहीं खा सकती। आखिरकार मेरी बेटी कैसे इस इंसान से शादी कर सकती है? मैं दबे दबे कदमों से बीच सड़क पर आ गई। मेरी आंखें अपनी बेटी के बारे में सोच सोच कर रो रही थी। 4 साल पहले मेरी बेटी जो मुंबई आने वाली थी, उसकी मौत हो गई थी। और फिर आज सिर्फ जिस लड़की को देखा तो वह भी मेरी बेटी की शक्ल की थी। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था, मेरा दिमाग घूम रहा था। मैंने जब अपने मालिक को यह बात बताई तो मेरे मालिक के चेहरे का रंग उड़ गया। मेरी बात सुनकर वह घबरा गए और कहने लगे, तुम्हें गलत फहमी हुई। वह लड़की तुम्हारी बेटी कैसे हो सकती है, जबकि वह तो मर चुकी है। यह सब मेरे मालिक के शब्द उनके साथ नहीं दे। मैंने कहा, मालिक ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानती हूँ, वह लड़की मेरी बेटी ही है। अपनी बेटी को पहचानने में गलती ही कर ही नहीं सकती। मेरे लिए यह बात बहुत दर्दनाक थी। मेरी बेटी इतनी बड़ी उम्र के आदमी से शादी करके उसके घर में कैसे रह सकती है? मेरा मालिक कहने लगा, वो कोई और लड़की होगी, तुमने तो खुद अपनी बेटी के शव की पहचान की थी, तुम्हारी बेटी मर चुकी थी। मैंने कहा, लेकिन उस लड़की का चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था जिसे मैंने देखा था। मैं कुछ नहीं जानती वह कौन थी, लेकिन मेरी बेटी वही है जो उस आदमी के घर पर है। आप बस मुझे इतना बताओ, आप मेरी मदद करोगे या नहीं? मेरी बात पर मालिक कन्फ्यूजन का शिकार होने लगा। कहने लगे, कैसे यह काम कर सकता है? बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं वहाँ से भी मायूस हो चुकी थी, लेकिन मुझे लग रहा था जैसे मेरी बेटी किसी परेशानी का शिकार है। मैं अपनी बेटी को परेशानी से निकालना चाहती थी। मेरी रातों की नींद उड़ चुकी थी। मैं अगले दिन और उसी के घर पर पहुँच गई। दरवाज़ा उस घर के मालिक ने खोला। वह मेरी तरफ देखकर लाल पीला होने लगा। मैंने उससे कहा, देखो भाई, मेरी बात को ठंडे दिमाग से सुनो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही। जिस लड़की को तुम अपनी बेटी बता रहे हो वह मेरी बेटी है। तुम एक बार मेरी बेटी से मेरी बात करवा दो। फिर मैंने सोचा, खामोशी से किसी भी तरह अपनी बेटी से बात करूंगी। मुझे यकीन था कि वह मेरी बेटी है। वो न जाने कहाँ चली गई थी। अब उसने इस आदमी के साथ शादी क्यों कर ली? उसके घर के आसपास छुप गया। मैं उसके घर के आसपास छुप गई ताकि वह पता लगा सकूं कि वह आदमी कब घर से बाहर निकलता है। लेकिन यह देखकर मेरे होश उड़ गए थे जब मेरा मालिक इसके घर से बाहर निकल रहा था। वो उनके मेन गेट पर खड़ा हुआ था, इस आदमी से बातचीत कर रहा था। जिस अंदाज में मेरा मालिक इस आदमी से बातचीत कर रहा था, उस हिसाब से लगता है कि यह पहले से एक दूसरे को जानते हैं। मेरा दिमाग फिर उलझने लगा। मेरा मालिक इस आदमी को जानता था। ये सब क्या था? मैं समझ नहीं पा रही थी। मुझे हर हाल में अपनी बेटी से मिलना था, तभी मैं सच्चाई जान सकती थी। मैं रात में छुप रही थी, लेकिन वह इंसान बाहर नहीं निकला। रात के 2 बजे जब पूरी तरह से सन्नाटा छा गया तो मैं खामोशी से इसके घर की दीवार लांघकर घर के अंदर पहुंच गई थी। मैंने खिड़की से कमरे के अंदर की लाइट जली हुई देखी तो मैं उस लड़की के करीब आकर खड़ी हो गई। मैंने धीरे से खिड़की खोली। तुम चाहकर भी यहाँ से भागने की कोशिश नहीं कर सकती। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किसकी बेटी हो, तुम कहाँ से आई हो,
मेरी बेटी ने मुझे देखकर तुरंत भागकर वह मेरे गले लग गई और गले लगकर रोने लगी। मम्मी, आप अब तक कहाँ थी? आपने मुझे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? मेरी बेटी बहुत रो रही थी। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा लेकिन तुम मुझे नहीं मिली। तुम्हारे शव दिखाया गया था कि तुम यहाँ कैसे फंस गई? मम्मी, एयरपोर्ट पर मुझे कोई लेने आया था। उन्होंने कहा कि आपकी मम्मी हमारे घर पर काम करती है और मैं उनके साथ टैक्सी में आ गई और मुझे यहाँ उन्होंने इस आदमी के साथ बेच दिया था। मैं अपनी बेटी की सारी बातें सुनकर तब वहाँ से घर वापस आ गई। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और दुख हो रहा था कि मेरी बेटी मेरी वजह से कैसे यहाँ फंस गई। वह भी मेरे मालिक, जिसे मैं भगवान मानती थी, उसने मेरे साथ ऐसा किया। अब अगले दिन सुबह होते ही मैं पुलिस को लेकर उस आदमी के घर पर पहुंची और वहां से मैंने अपनी बेटी को निकाल लिया। अब मेरी बेटी और मैं बहुत खुश हैं। हम अपने घर पर आ जाते हैं। मैं अपनी बेटी की शादी कर देती हूँ और जो मेरा दामाद है वह भी बहुत अच्छा होता है। हम सब हंसी खुशी रहते हैं। अब हमारे उस हादसे को 15 साल हो गए, लेकिन जब भी याद करते हैं तो रूह कांप जाती है। मैंने एक अपना घर बना लिया था जिसमें मैंने कुछ कमरे ऊपर बनाए। वह मैंने किराए पर दिए हुए थे जिससे कि मैं अपना खर्चा उठाती हूँ और मेरा दामाद भी बहुत अच्छा है। मेरी बेटी को बहुत खुश रखता है। मेरी बेटी के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मेरी सारी प्रॉपर्टी जो भी मेरे पास है सब कुछ मेरी बेटी का है। मेरी बेटी मेरा इलाज का खर्चा सब कुछ अपने से करती है और हर वक्त मेरे साथ खड़ी होती है। और मेरे दामाद भी। अब हम सब साथ साथ हंसी खुशी रहते हैं। मेरे दामाद मुझे अपनी माँ बाप दोनों की तरह मानते हैं। दोस्तों, मेरी कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और नई कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।